सभी को नमस्कार। आप सबका पुनः टॉपर्स एकेडमी के करंट सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग करंट सेशन पाँच पाँच जो है पार्ट को कर चुके थे। आज हम लोग छठा पार्ट करेंगे न्यायिक मामले के बारे में। ठीक है, पहले इसका इंडेक्स समझने का कोशिश करते हैं। इंडेक्स में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है न्यायिक मामले में। तो देखिए, हम लोग न्यायिक मामले में कौन कौन सा टॉपिक है। विधायकों और सांसदों द्वारा रिश्वत लेकर वोट और भाषण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। क्या ये मामला था, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ क्या बनी थी, इसको हम लोग बात करेंगे। 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ, इसको भी हम लोग देखेंगे। चूंकि पुराना मामला है, 4 वर्ष पुराना हुआ था, पारित हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 370 जो कि क्या था, विशेष राष्ट्रीय दर्जा से संबंधित था जम्मू कश्मीर। इसमें क्या है कि केंद्र का निर्णय को वैध किया गया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, इसको भी हम लोग समझेंगे। निजी क्षेत्र में नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया, ये भी हम लोग देखेंगे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिला, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। और समलैंगिक विवाह और उसके प्रावधान, तो इसको हम लोग आज पार्ट 6 में 6 पार्ट में पूरा टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं पार्ट 6 कह रहा है कि विधायकों और सांसदों द्वारा रिश्वत लेकर वोट और भाषण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के 7 जनों की संविधान पीठ ने अपने एक फैसले में कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो वोट देने या उच्च सदन में निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं, उन्हें अभियोजन से छूट नहीं है। इस निर्णय के साथ शीर्ष अदालत ने 1998 के निर्णय JMM रिश्वत मामले को खारिज कर दिया, जिसमें एक सांसदों की छूट दी गई थी। अब क्या है, इसी में कुछ कुछ केस आता है इससे पहले, जैसे PV नरसिंहा राव केस 1998 में। 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा JM नेता शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों पर तत्कालीन PV नरसिंहा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा गया था। शीर्ष अदालत 3-2 के बहुमत से उन सांसदों के अभियोजन से छूट दे दी जिन्होंने रिश्वत लेकर संसद के तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए मतदान दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायकों को संसद और विधानसभाओं में अपने भाषण और वोटों से जुड़े मामलों पर रिश्वतखोरी के लिए आपराधिक मुकदमों चलाने से छूट प्राप्त है। यह उसी मामले में जो कि दिया हुआ था। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 115 सांसदों को बोलने की आज़ादी देता है। ये थोड़ा सा है, देख लेंगे इसको हम लोग। 194 अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसदों और अनुच्छेद 194 विधायकों को विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करता है। अनुच्छेद 105 संसद को, अनुच्छेद 194 विधायकों को विशेष अधिकार या लाभ प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा भारत का चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्वायत्त और अस्थायी संवैधानिक निकाय, किसी संवैधानिक, जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद संविधान, चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। संविधान संसद को, राज्य विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के कार्यालय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के निर्देशन, निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्यों में नगर पालिकाओं, पंचायती राज जैसे शहरी निकायों के चुनाव से निपटता नहीं है और इसलिए यह एक अलग राज्य चुनाव आयोग है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ कुछ थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, नगर पालिकाओं, पंचायतों जैसे शहरी निकायों के चुनाव से निपटता नहीं है, इसलिए यह एक अलग राज्य चुनाव आयोग है। ठीक है, अब हम लोग देते हैं सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि काफ़ी डीप, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है तो काफ़ी डीप पूछा जाएगा। इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक। जैसे कि 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA, काफ़ी
चर्चा में रहा था, को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके साथ ही यह कानून अब प्रभावी हो गया है। इस संशोधन अधिनियम के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसे 31 दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से दस्तावेजों के बिना ही भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थी को भारत की नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। संयुक्त संसदीय समिति की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के ऐसे शरणार्थियों की संख्या 31,313 बताई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा 25,470 हिंदू हैं। ठीक है, सिख हैं, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये दो लोग शामिल हैं। इसके पुनर्वास को इसे नागरिकता प्रदान करने की कानूनी बाधाएं दूर हो गई है। CAA को अधिसूचित किए जाने के बाद उसकी नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। कुछ राज्यों को उससे सहयोग मिलने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले पात्र अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय उसे उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करेगा। आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया। तो ये डेडलाइन डेट है 31 दिसंबर 2014। इसके लिए नियम तय किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण इन पड़ोसी देशों के भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 370 के बारे में। रद्द करने के बारे में केंद्र सरकार निर्णय क्या है, वैध हुआ। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरुद्ध दायर याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को अपने ऐतिहासिक फैसले में खारिज कर दिया है तथा इस मामले में केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को संविधान पीठ ने वैध ठहराया। तो कौन सा तारीख हम लोग को ध्यान रखना है? 5 अगस्त 2019 को जो फैसला दिया गया था संविधान पीठ द्वारा, उसी को सही कराया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि 370 को निरस्त करने के सरकार फैसले के विरुद्ध 2019 में ऐसी दायर 23 याचिकाओं पर 16 दिन सुनवाई के पश्चात 5 सितंबर 2023 को इन पर अपना फैसला पीठ ने सुरक्षित रख लिया था, जो 11 दिसंबर 2023 को सुनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और सूर्यकांत सहित 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3 हिस्सों में यह फैसला सुनाया। अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी और अन्य कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए। वही याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर, ये सब क्या है, दिल्ली पेश किए। तो हम लोग को बेसिकली यही ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 370 कहता क्या है? अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था तथा जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता समाप्त हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला सुनाने का पूरा अधिकार था। अपने इस फैसले में जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा प्रदान करने तथा 30 सितंबर 2024 तक वहाँ चुनाव कराने के निर्देश अदालत ने दिए हैं। अनुच्छेद 370 के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या था। जम्मू कश्मीर के भारत में औपचारिक विलय के बावजूद इस राज्य को आधिकारिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था, जो इस राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के चलते भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, विदेश मामले, संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, किंतु अन्य किसी मामले में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी। इस अनुच्छेद की वजह से संविधान की धारा 356 भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे। जैसे आर्टिकल 352, 56, 360 पड़ा हुआ, 356 राष्ट्रपति शासन संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले क्या था, संसद के जम्मू रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में कानून बनाने का अधिकार था। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। इसी संबंधित एक अन्य अनुच्छेद 35A के तहत 14 मई 1954 से पहले से कश्मीर में बसे लोगों को ही वहाँ का स्थायी निवासी माना जाता था। दूसरे अन्य किसी भारतीय को राज्य में जमीन लेने का अधिकार भी नहीं था तथा वहाँ सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन का अधिकार भी नहीं था।
तो ये सब क्राइटेरिया था। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा के बारे में है थोड़ा कुछ बात। 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में की। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को 5 और 6 अगस्त को लोकसभा राज्यसभा में पारित किया गया। अनुच्छेद 370 के रद्द होने के साथ ही अनुच्छेद 335 से भी स्वतः ही अमान्य हो गया। इससे भूमि, रोजगार, कारोबार के मामले में वहाँ के लोगों को विशेषाधिकार भी समाप्त हो गया। तो 5 अगस्त 2019 को मुझे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा से संबंधित है कि निजी क्षेत्रों में नौकरियों में राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण से हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करने के लिए 2 वर्ष पूर्व लाया गया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2023 को रद्द कर दिया। क्या था ये मामला? निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों को 75% कोटा प्रदान करने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा ने 2 मार्च 2021 को पारित किया था, जिसे उसी वर्ष 2 नवंबर को श्रम विभाग ने अधिसूचित कर दिया था। राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने इस हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस विभिन्न चुनौतियों पर सुनवाई के दौरान 3 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने इसके लागू होने पर रोक लगा दी थी, जिससे राज्य सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि हटा दिया, किंतु साथ ही सभी पक्षों की सुनवाई कर 4 सप्ताह निर्णय कर। तो ये क्या है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये ध्यान रखेंगे कि आरक्षण के लिए लागू लाए गए कानून के विरुद्ध या दायर याचिकाओं में उद्योग जगत के संगठनों ने यह आवाज उठाई थी कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से उद्योग का विस्थापन हो सकता है, साथ ही इससे वास्तविक कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन होगा। याचिका में कहा गया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियां पूर्ण रूप से योग्यता व कौशल पर आधारित होती है। इस कानून को उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया था जो शिक्षा के आधार पर देश के किसी भी हिस्से की नौकरी की योग्यता रखते हैं। योग्यता के बदले रियायती आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी देना रोजगार संरचना में अराजकता पैदा करेगा। इस कारण राज्य में इंडस्ट्री स्थानांतरित भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो ये कुछ नहीं था, 75% आरक्षण का क्या एक सीमा एक दायरा है, लगभग 50%, लेकिन यहाँ 75% कर दिया, इसी आधार पर रद्द कर दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 17 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए इस फैसले के तहत शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने 4 अलग अलग फैसले इस मामले में लिखे, लेकिन एक मत फैसले में कहा ऐसे जोड़ों के लिए कानून बनाना मान्यता देना केवल संसद या विधानसभाओं का अधिकार है। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए विधायिका को निर्देश देना अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। साथ ही 3-2 के बहुमत के फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद देने का अधिकार भी नहीं है समलैंगिकों को। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ समलैंगिक विवाह के प्रावधान क्या हैं, देखिए। एक ही लिंग के 2 लोग विपरीत लिंगी जोड़ों की तरह समान कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ विवाह की मान्यता के लिए कानूनी मान्यता चाहते हैं, यह प्रावधान है। हालांकि अगस्त 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार समान लिंग वाले जोड़े लिव इन जोड़ी के रूप में समान अधिकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 254-246 के तहत संविधान संसद और राज्य दोनों को विवाह नियम बनाने का अधिकार देता है। तो ये सब कुछ मामला है। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी नहीं है, बस ये है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता क्या है, प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का क्या है, टॉपिक 6 मतलब क्या है, हम लोग का पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने पार्ट 6 न्यायिक मामले को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था और ये इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म हो गया। अब क्या है कि पार्ट 7, और पार्ट 7 में कौन सा पढ़ेंगे, पार्ट 7 में पढ़ेंगे हम लोग सैन्य बलों के संबंधी मामले। इसको क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक क्या है कि आप लोग जो है इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए, पुराना जो भी वीडियो डाला गया है उसको भी आप लोग देखते रहिए। और क्या है कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा पार्ट 7 सैन्य बलों के संबंधी मामले के बारे में वीडियो आएगा। ठीक है, तब तक अच्छे से रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।